और देखिए इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बाइडेन। अमेरिका और पार्टी के हित में यह फैसला लिया। बाइडेन ने कमला हैरिस का समर्थन किया है। आपको बताएं बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। न सिर्फ विपक्षी पार्टी की ओर से बल्कि भीतर खाने भी आवाज उठ रही थी कि जो बाइडेन को अपनी सेहत और अपनी उम्र के लिहाज से अपनी उम्मीदवारी खुद वापस ले लेनी चाहिए। देखिए दो बड़ी पार्टियां होती हैं अमेरिकी चुनाव में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। इन दोनों के बीच टक्कर होती है और ऐसे में बहुत दबाव था जो बाइडेन के ऊपर स्वास्थ्य को लेकर के, उम्र को लेकर के कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी वापस ली जाए और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। और देखिए इसी बीच ये भी आपको बताएं जो बाइडेन पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं राष्ट्रपति के लिए बाइडेन कभी फिट नहीं थे। झूठ फर्जी खबरों से बाइडेन राष्ट्रपति पद पर थे। मीडिया उनके करीबी थे और वो राष्ट्रपति बनने लायक नहीं थे। हम बाइडेन की वजह से बहुत कुछ सहेंगे। बाइडेन के कारण बहुत नुकसान हुआ और अब इस नुकसान की भरपाई होगी। हम इसे जल्द ठीक करेंगे। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तंज किया है। बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ते हुए बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बताया और उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया, जिसके बाद पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग शुरू हो गई है। पुणे में राज्य बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता कहा कि उद्धव ठाकरे पीएफआई की गोद में बैठे हैं। जाकिर नाइक के समर्थक हैं उद्धव ठाकरे। शरद पवार नए इल्यूजन खड़ा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना है शरद पवार। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जब भी शरद पवार की पार्टी सरकार में आती है मराठा आरक्षण खत्म कर दिया जाता है। भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना शरद पवार है। अमित शाह पर एनसीपी शरद गुट ने पलटवार करने में वक्त नहीं गवाया। उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या। शिवसेना उद्धव गुट ने भी अमित शाह पर पलटवार किया। उद्धव ठाकरे साहब अगर इनका डटकर सामना कर रहे हैं तो औरंगजेब हो गए कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है, अपने पास बिठाना चाहती है। देखिए केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों पर सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे 58 साल के प्रतिबंध को हटा दिया है और इस प्रतिबंध को हटाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में उनकी शाखा में शामिल हो पाएंगे, जिसका कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है। घमासान शुरू हुआ बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के पोस्ट से। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर 9 जुलाई की केंद्र सरकार के आदेश की कॉपी पोस्ट कर जानकारी दी कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के पूर्व की कांग्रेस सरकारों के फरमान को मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है। 1966, 1970 और 1980 में आदेश जारी किए गए। आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगाया गया। आदेश में संशोधन कर सरकार ने 9 जुलाई को नया आदेश जारी किया। सरकारी कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध को हटाया। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में फिर से घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र पर हमला बोला। कहा कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उस आदेश को पलट दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया एक्स पर सरकार की तरफ से जारी आदेश की आलोचना की है। देखिए बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है और हिंसा के बीच में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है जो चौंकाने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से हिंसा से बचने के लिए लोग अगर आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी के शहीद दिवस समारोह में ममता बनर्जी ने यूएनओ का हवाला देते हुए कहा कि पड़ोसी देश में जारी हिंसा में फंसे लोगों को शरण देने के लिए वो तैयार हैं। আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। ममता के इस बयान पर बीजेपी ने न सिर्फ पलटवार किया, सवाल भी खड़े कर दिए। ऐसे मामलों में राज्य को कोई अधिकार नहीं। ममता बनर्जी का ये बयान अनुचित है। ऐसे मामले केंद्र सरकार देखती है।
ममता बनर्जी यूएनओ का हवाला नहीं दे सकती। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर फैसला केंद्र लेता है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 1971 के आंदोलनकारियों के लिए 30% आरक्षण का विरोध हो रहा है। हालांकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को खारिज कर 93% भर्तियां मेरिट के आधार पर कराने का फैसला सुनाया है। इसलिए अब उम्मीद है कि वहां पर हालात जल्द सामान्य हो जाएं। पूरा राजनीति से प्रेरित है। ये अपने मुसलमान वोटों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और कल देश का बजट देश के सामने होगा। निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी और वित्त विधेयक के साथ ही कुल 6 विधेयक हैं जिनको पेश किया जाना है। विपक्ष नीट विवाद को लेकर, नेम प्लेट विवाद को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की वजह से संसद का बजट सत्र देर से शुरू हो रहा है। ये सत्र आज से 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा में कुल 19 बैठकें होंगी। मोदी 3.0 का दूसरा संसद सत्र है। आज वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का ये 7वां केंद्रीय बजट होगा। इस बजट सत्र में सरकार वित्त विधेयक के अलावा 5 विधेयक भी पेश करेगी, जिनमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट विधेयक और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट विधेयक शामिल हैं। सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिससे साफ जाहिर हो गया कि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। इन मुद्दों पर बढ़ती बेरोजगारी, रेलवे हादसे, कांवड़ यात्रा पहचान विवाद, आतंकवाद की घटनाएं, मुद्रास्फीति और नीट पेपर लीक मामला अहम है। सरकार ने भी विपक्ष के हमले पर पलटवार की रणनीति बना ली है। लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर को लेकर भी आर पार हो सकता है। देखिए, यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नाम लिखने का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। वहीं खबर यह है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी लीगल टीम की आज एक बैठक बुलाई है और साथ ही देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध कर दिया है। कांवड़ रूट पर सभी दुकानों और ढाबों पर मालिक का नाम लिखने का मुद्दा कोर्ट में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। दोपहर 12:30 बजे के बाद सुनवाई होगी। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती, यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश को चुनौती। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दी है याचिका। आदेश के खिलाफ 2 और याचिका भी दाखिल। इसके खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने भी मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जमीयत ने आज अपनी लीगल टीम की बैठक बुलाई है। ये बैठक रविवार को होनी थी, लेकिन टाल दी गई। लीगल टीम से मशवरे के बाद जमीयत भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार के इस आदेश की निंदा की है। अब हमने तो नाम देखा बोर्ड में और नाम देख करके हमने खरीद लिया और खा लिया। क्या किया, कैसे आया, पैर में रखा रहा कि सिर में रखा रहा, कुछ पता रहता है। इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा, आर्थिक असर पड़ेगा। मालिक की तो दुकान रहेगी, लेकिन वो छटनी कर देगा, तो हिंदू छटनी में जाएंगे। हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे। देखिए, यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक कार ने कांवड़ के जल को खंडित कर दिया था, कहा यह गया, कार की टक्कर से, जिसके बाद कांवड़िए गुस्से में आ गए और कार सवार के साथ मारपीट की। कार में भी तोड़फोड़ की। पुलिस वहां पर पहुंची, समझा बुझाकर मामले को शांत किया गया। कांवड़िए जैसे ही छपार थाना क्षेत्र के NH 58 पर श्री लक्ष्मी फूड प्लाजा के सामने से गुजरे, उनकी टक्कर एक कार से हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर लगने से जल खंडित हो गया, जिससे नाराज कांवड़ियों ने कार सवारों को जमकर पीटा। पुलिस युवकों को छुड़ाती रही, लेकिन कांवड़िए पीटते रहे। कांवड़िए किसी की नहीं सुन रहे थे। वो लात घूसे बरसाते रहे। कांवड़ियों ने भी गाड़ी में तोड़फोड़ की। हम लोग पूरे घटनाक्रम का फुटेज DVR से निकाल रहे हैं और उस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देख के फिर आगे की छानबीन भी करेंगे। बोले थे उनके साथ में कोई वहाँ पैर लगी गाड़ी की और जाम करके रोक के उसको गाड़ी को ही उन्होंने डैमेज करा और किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में काली पॉलीथीन को लेकर हंगामा हुआ। खतौली इलाके में कुछ कांवड़ियों को एक काली पॉलीथीन पर शक हुआ कि उसमें मीट है। इसके बाद कांवड़िए एकजुट हो गए। हालांकि मुस्तैद पुलिस ने मामला संभाला। पॉलीथीन की जांच की गई तो उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं निकला। पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हालांकि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई का हाल बेहाल है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्या की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और कहा यह जा रहा है कि मुंबई में आने वाले 5 दिनों के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश ने कभी न रुकने वाली मुंबई पर ब्रेक लगा दिया है। हिंद माता इलाके में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी लोगों के घुटने के ऊपर पहुंच गया। मुंबई के गांधी मार्केट के पास इतना पानी भर गया कि उसे निकालने के लिए बीएमसी को पंप लगाना पड़ा। तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। मुंबई पुलिस को भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील करनी पड़ी कि जरूरत न होने पर घर में ही रहें। भारी बारिश की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मुंबई के विद्या विहार रेलवे स्टेशन ट्रैक पर भी पानी भर गया, जिससे ट्रेन की आवाजाही में देरी हुई। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर के पास 60 पर्यटक फंस गए, जिन्हें दमकल कर्मियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल थोड़ी सी बारिश आती है तो मुंबई डूबने लगती है और बीएमसी जो सिर्फ दावे करती है वो सब नाकाफी दिखती है और मुंबई को डूबने पर मजबूर कर दिया जाता है।